नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। कुछ ही देर बाद नामांकन दाखिल करेंगे योगेश्वर दत्त। इस वक्त की बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। राजघराना बैंक्वेट हॉल में योगेश्वर नामांकन दाखिल करेंगे और इस दौरान ओपी धनखड़, रमेश कौशिक नामांकन में मौजूद रहने वाले। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी मौजूद होंगे और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि 30 स्टार प्रचारक करेंगे योगेश्वर के लिए चुनाव प्रचार। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बस कुछ ही देर बाद नामांकन दाखिल करेंगे योगेश्वर दत्त। इस वक्त ये बड़ी जानकारी और आपको ये बता दें कि इस दौरान ओपी धनखड़, रमेश कौशिक नामांकन में मौजूद रहने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी नामांकन के वक्त शामिल होंगे। हालांकि ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, योगेश्वर दत्त का है ये ट्वीट। जब उनका टिकट का नाम जिस तरह से उनका फाइनल हुआ, उसके बाद उनकी तरफ से ट्वीट किया गया और सीएम मनोहर लाल का आभार जताते हुए इस ट्वीट के जरिए। और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि जब कुछ ही देर बाद नामांकन दाखिल करेंगे योगेश्वर दत्त, तो इस दौरान केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी मौजूद रहने वाले, ओपी धनखड़ मौजूद रहने वाले हैं, रमेश कौशिक भी मौजूद रहने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी से रूबरू हम आपको करा रहे हैं। बस कुछ ही देर का वक्त और है और उसके बाद योगेश्वर दत्त अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक बार फिर से बीजेपी ने योगेश्वर दत्त पर भरोसा जताया है और कुछ ही देर बाद वो नामांकन दाखिल भी करेंगे। हालांकि पिछली बार हुड्डा के सामने हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार फिर से यहां पर बीजेपी की तरफ से योगेश्वर दत्त पर भरोसा जताया गया है। आपको ये बता दें कि बस कुछ ही देर का वक्त और है और उसके बाद नामांकन भी दाखिल करेंगे योगेश्वर दत्त। हालांकि बीजेपी ने योगेश्वर दत्त के लिए उनके समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए 30 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है, जिसमें केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का नाम भी शामिल है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अब जब कुछ देर बाद नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे योगेश्वर दत्त, तो उस दौरान केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की हम चाहे बात कर लें, चाहे बात हम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की कर लें, वो भी मौजूद रहने वाले हैं नामांकन के वक्त। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बस थोड़ी ही देर और उसके बाद नामांकन दाखिल करेंगे योगेश्वर दत्त। राजघराना बैंक्वेट हॉल में योगेश्वर नामांकन दाखिल करेंगे। ओपी धनखड़, रमेश कौशिक नामांकन के वक्त मौजूद रहने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी नामांकन के वक्त वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। और इसी बीच योगेश्वर दत्त का जिस तरह से नाम बीजेपी की तरफ से फाइनल किया गया है, हालांकि अभी तक कांग्रेस इनेलो की तरफ से नाम सामने नहीं आए हैं प्रत्याशियों के, लेकिन ऐसे में बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया है योगेश्वर दत्त, जो कि कुछ ही देर बाद नामांकन भी दाखिल करेंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दरअसल अब कुछ ही देर का वक्त और है और ऐसे में मैं आपको यह भी बता दूं कि दरअसल नामांकन के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ मौजूद रहने वाले और इसके साथ साथ आपको यह भी मैं बता दूं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी मौके पर मौजूद रहने वाले जब नामांकन दाखिल करेंगे। एक बार फिर से बीजेपी ने योगेश्वर दत्त पर भरोसा जताया। और ज्यादा जानकारी के लिए देवेंद्र भारद्वाज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए अगर जी बिल्कुल अभी जो तैयारियां हैं यहाँ राजमहल में जहाँ ये नामांकन होना है, वहाँ तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। पुलिस की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाकायदा यहाँ जब नामांकन के लिए योगेश्वर दत्त आएंगे तो उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, संजीव बालियान और रमेश कौशिक सांसद हैं, जो इसके अलावा तमाम नेता भी बीजेपी के यहाँ मौजूद रहेंगे। और तो निश्चित तौर पर उसको भी ध्यान में रखा गया है कि जो समर्थक हैं वो जो दायरा बनाया गया है उसके अंदर ना आए, तो सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए। इसके अलावा अब जिस तरह से आज नामांकन दाखिल किया जाएगा तो बीजेपी की तरफ से एक बार फिर जिस तरह से योगेश्वर दत्त को मैदान में उतारा गया है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि खेल के मैदान से राजनीति के मैदान में जब योगेश्वर दत्त आए थे तो उनका पहला चुनाव था विधानसभा, और अब ये उपचुनाव में दोबारा यानी कि दोबारा विधानसभा चुनाव में उस पर भरोसा जताया है। और देखना ये होगा कि आज नामांकन जब दाखिल वो कर रहेंगे तो उसके बाद किस तरह से प्रचार और तेजी से बढ़ता है, उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ आज मौजूद रहेंगे यहाँ, उनके साथ संजीव बालियान जो केंद्रीय मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे।
इसके साथ साथ जो सांसद हैं वो मौजूद रहेंगे। तो निश्चित तौर पर एक बीजेपी की तरफ से भी सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि किस तरह से एक शक्ति प्रदर्शन भी है ये बीजेपी का, किस तरह से एकजुटता नजर आएगी। और जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन का ये उम्मीदवार है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी बात यहाँ यही है कि इस बार बीजेपी जेजेपी के साथ मिलकर इस उपचुनाव को लड़ रही है। तो एक अलग माहौल है, एक अलग नजरिया है लोगों के लिए भी। और अब नामांकन के बाद प्रचार भी तेज कर दिया जाएगा। उसके लिए बाकायदा बीजेपी की तरफ से एक स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है और जिसमें तमाम नेता, तमाम सांसद, विधायक और केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कल जब इस बात का ऐलान किया गया था, जब दिल्ली में बैठक हुई, तो उसके बाद ये सुनिश्चित कर लिया गया था कि एक बार फिर योगेश्वर दत्त को मैदान में उतारना है और आज वो नामांकन दाखिल भी करने पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए जिस तरह से उनका नाम फाइनल हुआ उसके बाद योगेश्वर दत्त की तरफ से ट्वीट भी किया गया, उन्होंने आभार भी जताया है पार्टी का, सीएम मनोहर लाल का उन्होंने आभार जताया। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि पिछली बार भी उन्हें मौका बीजेपी की तरफ से दिया गया, हालांकि उस वक्त खरे नहीं उतरे वो, लेकिन इस बार फिर से बीजेपी ने मौका दिया है। तो एक बड़ी चुनौती यहाँ पर जरूर सामने है कि बीजेपी को इस सीट को जीतना है किसी भी तरह से। देखिए आकांक्षा, बिल्कुल एक सबसे बड़ी बात ये रही कि जब पहली दफा योगेश्वर दत्त ने चुनाव लड़ा था तो उनके साथ बीजेपी के तमाम वो स्टार प्रचारक उनके पीछे थे, बीजेपी का सहयोग उनके पीछे था। लेकिन इस दफा ये देखने को मिला जब कृष्ण हुड्डा की मौत के बाद, इस पूरे उनके निधन के बाद जब पूरे इस सीट खाली हुई, तो उसके बाद उपचुनाव होना निश्चित हुआ। तो उसके बाद से ही लगातार योगेश्वर दत्त लोगों के बीच में थे, लगातार यहाँ लोगों के बीच में वो आते रहे और बड़ौदा के लोगों से संपर्क में रहे। तो वो एक बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं लोगों के बीच उन्होंने अपनी एक खेल के अलग पहचान बनाई है राजनीतिक रूप में। तो वो एक जरूरी हो जाता है और वो एक बड़ी बात भी है कि आप पूरे वक्त जनता के बीच में रहे। जब आप चुनाव हार गए उसके बाद भी आप जनता के बीच में रहे, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसका फायदा योगेश्वर दत्त को मिला। लेकिन अब बीजेपी का जिस तरह से पूरा एक खेमा कह सकते हैं, एक स्टार प्रचारक की जो लिस्ट जारी की है, अब वो मैदान में उतरेंगे, प्रचार के लिए उतरेंगे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से बड़ा प्लान किया गया है और प्लान के तहत ही एक योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है और योजनाबद्ध तरीके से ही प्रचार किया जा रहा है। हाँ, और लगातार दर्शकों को हम तस्वीरें भी ये सीधे दिखा रहे हैं कि किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है नामांकन से पहले। लेकिन सबसे जरूरी बात यह भी है देवेंद्र कि किस तरह से आपके साथ में जुड़े रहिए आप हमारे साथ। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इनेलो ने बड़ौदा में कार्यालय बनाया है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको ये बता दें कि स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा के आवास के साथ ये दफ्तर बनाया गया है। हल्का कार्यकर्ता मीटिंग की जाएगी, हल्के के कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर मीटिंग की जाएगी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, अभी तक कोई बड़ा नेता वहां नहीं पहुंचा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, कांग्रेस उम्मीदवार की घोषणा के इंतजार में है इनेलो। ये बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं और जानकारी ये भी सामने आ रही है कि कोई बड़ा नेता अभी तक वहां नहीं पहुंचा है। जैसे ही कांग्रेस उम्मीदवार की घोषणा करेगी उसके बाद इनेलो भी उम्मीदवार की घोषणा करेगी, ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि उसी के इंतजार में इनेलो। लेकिन आपको ये भी बता दें कि दरअसल स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा के आवास के साथ ही ये दफ्तर बनाया गया है। हालांकि अभी तक कोई बड़ा नेता वहां पर नहीं पहुंचा है, हल्के के कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर मीटिंग की जाएगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। बड़ौदा में कार्यालय बनाया है इनेलो ने और इसके साथ साथ स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा के आवास के साथ ही ये दफ्तर बनाया गया है। हालांकि अभी तक कोई बड़ा नेता वहां नहीं पहुंचा है, लेकिन यहाँ पर हल्का कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे और जानकारी ये भी सामने आ रही है कि कोई बड़ा नेता अभी वहां नहीं पहुंचा है। लेकिन अभी तक इनेलो ने भी अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। लेकिन ऐसे में ये नजर आ रहा है कि दरअसल इनेलो भी इंतजार कर रहे हैं कि पहले कांग्रेस अपना प्रत्याशी घोषित कर दे, तो उसके बाद इनेलो भी अपना प्रत्याशी घोषित कर देगी। हालांकि बीजेपी ने प्रत्याशी जरूर घोषित कर दिया है, लेकिन ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने निकल कर आ रही है कि यहाँ पर हल्का कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की जाएगी। हालांकि अभी तक कोई बड़ा नेता वहां नहीं पहुंचा है। आपको ये भी बता दें कि अभी तक इनेलो ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है बड़ौदा उपचुनाव को देखते हुए। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
इनेलो ने बड़ौदा में कार्यालय बनाया है और आपको यह भी बता दें कि स्वर्गीय श्री कृष्ण आहूजा के आवास के साथ ही ये दफ्तर बनाया गया है, जहां पर हल्का कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी की जाएगी। और इसके साथ साथ ये जानकारी भी अभी सामने आ रही है कि कोई बड़ा नेता अभी तक वहां नहीं पहुंचा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, क्योंकि इनेलो की तरफ से भी अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है और ना ही अभी तक कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की है। हालांकि बीजेपी ने उम्मीदवार की घोषणा जरूर कर दी है, लेकिन अब जैसी तस्वीर दिख रही है उसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि इनेलो शायद इंतजार कर रही है कि कांग्रेस कब अपना प्रत्याशी घोषित करेगी और उसके साथ ही इनेलो भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अतुल प्रताप सिंह जी जुड़ चुके हैं। अतुल प्रताप सिंह जी, देखिए यहां पर बीजेपी की तरफ से तस्वीर साफ हो गई है, उम्मीदवार की घोषणा बीजेपी ने कर दी है, लेकिन अब हर किसी की नजर है कांग्रेस और इनेलो पर। लेकिन जो तस्वीर दिख रही है उससे ये दिख रहा है कि शायद इनेलो इंतजार कर रही है कि पहले कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए, उसके बाद इनेलो भी अपना उम्मीदवार घोषित कर देगी। जी हाँ, बिल्कुल आकांक्षा, आपने स्वाभाविक सी बात कही और ऐसा अक्सर देखा गया है कि जो सत्ताधारी दल है उसका जो कैंडिडेट होता है बहुत देर में ही उसके नाम का ऐलान होता है। लेकिन बीजेपी ने इस बार यहाँ पर एज ले लिया है। योगेश्वर को लेकर उन्होंने अपनी तस्वीर साफ कर दी है। हालांकि इसको लेकर चर्चा चल रही थी कि शायद उस नाम पर सहमति ना बन पाए, लेकिन वो सहमति बन चुकी है। अब जो बाकी दो दल हैं, दो प्रमुख जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनके उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अभी बाकी है, पत्ते अभी खुले नहीं है। लेकिन उसी बीच में जो बड़ी खबर आपने दर्शकों को बताई है कि बाकायदा देखिए इनेलो ने हुड्डा साहब के घर के बगल में, जो वहां पर इस वक्त दिवंगत हो चुके जिस सीट की वजह से जो सीट खाली हुई, उसके बाद उस जगह पर बगल में दफ्तर खोल लिया। और ये ऐसी चर्चा चल रही है कि आज ही इनेलो कम से कम अपने पत्ते खोल सकती है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी कपूर नरवाल से लेकर तमाम इस तरह के नाम जो चल रहे थे उस पर अभी चर्चा चल रही है कि शायद सहमति नहीं बन पा रही है। हालांकि ये बोला जा रहा है कि दोनों ही पार्टियां, यानी जो दो दल रह गए हैं, वो अभी नाम की घोषणा आज ही कर सकते हैं। लेकिन अभी तक इसको लेकर तस्वीर कोई साफ नहीं हो पाई है। हालांकि योगेश्वर को अपनी तरफ से उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और अब इसको लेकर एक माहौल जो राजनीतिक होता है, एज लेने की कोशिश होती है, वो माहौल बीजेपी यानी सत्ताधारी दल बनाने की कोशिश कर रही। इनेलो इस फिराक में है या इनेलो इस ताक में है कि कांग्रेस अपने पत्ते खोले, उसके बाद इनेलो अपनी तरफ से कोई दांव खेले। अब चूंकि जैसी मैंने बड़ी खबर आपको बताई, आपने दर्शकों को दिखाया कि ठीक बगल में दफ्तर खोल लिया गया है, कार्यालय खोल लिया गया है, तो बहुत संभव ऐसा हो सकता है क्योंकि वहां पर दिवंगत नेता की पत्नी और उनके बेटे दोनों ही अपनी उम्मीदवारी तय कर रहे थे, या फिर उम्मीदवार उनको माना जा रहा था। उनके समर्थकों के द्वारा ये उम्मीद की जा रही थी कि इनमें से दोनों में से किसी को भी अगर कांग्रेस टिकट दे देती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, परिवार में ही टिकट रहेगा और इससे आसानी से जीत भी मिल जाएगी। उसकी कई वजह हैं, परंपरागत एक सीट रही है वहां पर, उसके साथ साथ एक जो सहानुभूति वाला एंगल होता है वो भी हम कह सकते हैं कि उसका परिणाम निकल सकता है चुनाव में। तो ये सारी चर्चा उस परिवार को लेकर, उन दोनों ही उम्मीदवारों को लेकर चल रही थी, यानी माता और पुत्र को लेकर। लेकिन अब यहां पर इनेलो ने भी उस पर नजर रखनी शुरू कर दी है और जिस तरीके से बगल में ही दफ्तर खोला गया, तो ये उम्मीद की जा रही है कि अगर कुछ ऐसा होता है, यानी कपूर नरवाल पर सहमति अगर कांग्रेस बना लेती है या किसी और कैंडिडेट पर दांव खेलती है, तो फिर वहां पर इनेलो शायद उसी परिवार से अपना कैंडिडेट घोषित करेगी। ये अपने आप में एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। हालांकि इसके लिए थोड़ा हमें इंतजार करना पड़ेगा। और उसके दूसरी तरफ इधर अगर हम देखें तो बीजेपी ने अपनी तैयारी पुख्ता करने के साथ साथ संगठनात्मक स्तर पर जो टिकट बंटवारा था उसको लेकर भी, या फिर कहें उम्मीदवार को, कैंडिडेट को घोषित करने का जो एक प्रश्न था, उस प्रश्न को अपने स्तर पर खत्म कर दिया है। आकांक्षा, हाँ, लेकिन अतुल जी, अगर हम बात इनेलो की करें तो इनेलो की तरफ से कहा गया था कि 15 अक्टूबर तक स्थिति साफ कर दी जाएगी कौन उनका प्रत्याशी होगा। लेकिन आज 16 अक्टूबर हो चुकी है, इनेलो की तरफ से अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई। अपनी बात पर खरी उतरती नहीं नजर आ रही है इनेलो। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि इनेलो अपनी बात पर खरी नहीं उतरती आ रही है। और हरियाणा की राजनीति में हमने लंबे समय से देखा है कि हमेशा से कहा जाता रहा, और तमाम दल कहते रहे, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इनेलो के लिए कहूंगा, बाकी अन्य दल भी ये बार बार कहते रहे कि हम सबसे पहले अपने उम्मीदवार को घोषित करेंगे, वो चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो। और अब यहाँ पर उपचुनाव है तो उसमें भी। तो ये तमाम जो दांवपेच के एंगल होते हैं वो राजनीतिक पार्टियां अपने स्तर पर करती हैं। और इनेलो भी यहाँ पर देखिए अपने पुख्ता जो उसकी परंपरागत एक तरीके से सीट रही थी, उस सीट को वो 14 में गंवा
बैठी, लेकिन उसके बाद अब फिर से उसकी नजर है और यहां से वो एक एज लेना चाहेगी। अगर एक अच्छा कैंडिडेट वो उतार देती है यहां पर और उसका प्रभाव है उस क्षेत्र में और पार्टी और संगठन अगर जुड़ जाते हैं, तो शायद ये इनेलो उम्मीद कर रही होगी कि कम से कम उसकी संख्या बल तो विधानसभा में बढ़ेगी और फिर एक लहर भी वो बना पाएगी। आपने इसके पहले ओपी चौटाला साहब को सुना होगा, उन्होंने तस्वीर साफ करते हुए कहा भी, जेजेपी पर निशाना साधा, तमाम तरह की और बातें उन्होंने कही। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि इनेलो फिर से मजबूत होकर उभरेगी। अब यहां पर वो कैसे उभरेगी इसको लेकर तो जरूर सवाल है, लेकिन आपने जो सवाल किया कि उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर जो बयानबाजी थी या फिर जो दावा था, उस दावे में हम कह सकते हैं कि अभी वो पीछे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको एक बड़ी खबर जो आपने दर्शकों को बताया कि वहां से एक संकेत मिल रहा है कि शायद उसी परिवार पर इनेलो की भी निगाह है, नजर है, और इसके पहले भी एक चुनाव में हमने ऐसा देखा है। तो इस तरीके से शायद ये तैयारी की जा रही है कि अगर कांग्रेस में सहमति उस परिवार में नहीं बन पा रही है तो फिर इनेलो उसी परिवार पर दांव खेलेगी और माता या पुत्र में से किसी को एक टिकट दिया जा सकता है और वहां पर एक सहानुभूति का जो एंगल होगा उसका भी फायदा शायद चाहती होगी इनेलो कि उस परिवार को मिल सकता है, तो वो फायदा इनेलो को भी मिलेगा। तो अभी ये बात सिर्फ इनेलो के लिए नहीं है, कांग्रेस ने भी अभी तक दांव अगर नहीं खेला यहां पर या फिर पत्ते अभी तक नहीं खुले हैं, तो दोनों ही कम से कम दावे में तो पीछे हैं। हाँ, बीजेपी इसमें आगे दिख रही है क्योंकि उसने अपने पत्ते खोल दिए हैं। अतुल जी, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन इसी बीच आपको ये बता दें कि दरअसल जिस तरह से बीजेपी की तरफ से जरूर स्थिति साफ हो गई है, उम्मीदवार की घोषणा बीजेपी ने जरूर कर दी है, लेकिन कांग्रेस इनेलो की तरफ से अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले गए हैं। और आज जैसा कि आप भी जानते हैं कि 3 बजे तक वक्त है नामांकन दाखिल करने का, लेकिन इसी बीच एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर डालते हैं। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा, इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। थोड़ी देर में बड़ौदा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे योगेश्वर दत्त, ओपी धनखड़, जेपी दलाल और संजीव बालियान समेत कई बीजेपी नेता नामांकन में होंगे शामिल। टिकट मिलने पर आलाकमान और बड़ौदा की जनता का जताया आभार। बड़ौदा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत 30 नेताओं के नाम। संजीव बालियान भी करेंगे बड़ौदा में प्रचार। बड़ौदा सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन आज। कांग्रेस और इनेलो ने अभी तक नहीं किया उम्मीदवार के नाम का ऐलान। नामांकन भरने के लिए 3 बजे तक का वक्त। देश में कोरोना के 24 घंटे में मिले 60,419 नए केस, 835 की हुई मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 73,65,000 के पार। एक्टिव केस 8 लाख से ज्यादा। हरियाणा में 1,46,000 के पार पहुंचा पॉजिटिव केस का आंकड़ा। 24 घंटे में करीब 1200 नए केस, 9 मरीजों ने तोड़ा था। तो बस कुछ ही देर का वक्त तो हो रहे हैं जिसके बाद नामांकन दाखिल करेंगे योगेश्वर दत्त, क्योंकि बीजेपी की तरफ से तस्वीर साफ हो गई है। हालांकि जैसा कि हम जिक्र करें कि इनेलो और कांग्रेस की तरफ से अभी तक पूरी तरह से अपने पत्ते नहीं खोले गए हैं, लेकिन हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अतुल प्रताप सिंह जी लगातार बने हुए हैं। अतुल जी, देखिए, जिस तरह से एक बार फिर से बीजेपी ने योगेश्वर दत्त पर भरोसा जताया, पिछली बार की हम बात करें तो उस वक्त योगेश्वर दत्त को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार फिर से बीजेपी भरोसा जताती है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए भी है इस सीट को जीतना। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, अगर चुनाव होता है तो उसमें चुनौती के साथ ही ये तमाम कैंडिडेट जाते हैं, उनकी पार्टी जाती है, उनके कार्यकर्ता जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना चुनौती के जाते हैं। और कई बार हमने शायद ऐसा देखा होगा कि ओवर कॉन्फिडेंस की बात होती है, लेकिन उन्हें भी पता होता है कि व्यवहारिक तौर पर यहाँ पर उनके लिए चुनौती है। योगेश्वर को लेकर आपने सवाल किया, तो योगेश्वर का जो प्रश्न है वहां पर देखिए, पार्टी ने अगर भरोसा जताया है, चूंकि उनके लिए बकायदा तमाम खिलाड़ी मैदान में उतर आए थे कि हाँ, उनके लिए वो मुलाकात भी करने पहुंचे मुख्यमंत्री से, और फिर उनकी बात मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि वो आला कमान तक पहुंचाएंगे। और एक भावना जो है उन तमाम लोगों की, वो भावना जब वहां तक पहुंची तो आला कमान को भी भरोसा हुआ और आला कमान ने फिर से उसी भरोसे को आगे बरकरार रखा। अब योगेश्वर आगे कितना दमखम दिखा पाएंगे और पार्टी उनको और कितना मजबूत कर पाएगी, क्योंकि अच्छी फाइट उन्होंने पिछली बार भी की थी, लेकिन अब इस बार की फाइट कैसी होगी ये देखना होगा।
अब जो दूसरा प्रश्न यहां पर कि बाकी अन्य लोगों का क्या, कुछ घंटों की बात है, तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन वो जो दो अलग अलग पार्टियों की तस्वीर वाला फ्रेम है वो अभी तक खाली दिख रहा है। उसमें से उस फ्रेम में कौन सी तस्वीर फिट होगी और फिर उसका क्या समीकरण बनेगा और बिगड़ेगा, क्योंकि जैसा मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि इनेलो का बगल में ही वहां पर दफ्तर खोलना हुड्डा के परिवार के, और फिर उसके बाद वहां पर यह संकेत उठना कि शायद उनकी निगाह उसी परिवार पर ही है, क्योंकि दूसरी तरफ कांग्रेस के पास कुछ ऐसे नाम है जिसमें कपूर नरवाल का नाम या कुछ अन्य नाम है जिनको लेकर लगातार जब चर्चा हो रही है। तो शायद अब इन दोनों पार्टियों में द्वंद इसी बात का है कि किसको उतारे, और चंद घंटे बाकी रह गए। तो अब वो तस्वीर जब साफ होगी तभी पता चलेगा कि योगेश्वर के लिए चुनौती कितनी बढ़ेगी। शुक्रिया अतुल जी आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। लेकिन इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता बलराम भी जुड़ चुके हैं गोहाना से। बलराम, फिलहाल क्या अपडेट सामने आ रहा है? बताना चाहूंगा, जो दुष्यंत चौटाला है उनकी माता नैना चौटाला यहाँ पे पहुंची है, और उनसे मिलने के बाद तुरंत बाद जो योगेश्वर दत्त है नामांकन के लिए निकलने वाले हैं। जो सोनीपत रोड पर उपमंडल परिसर है वहाँ पे नामांकन भरा जाएगा, वहाँ के लिए कुछ ही मिनट में वो निकलने वाले हैं नैना चौटाला से मिलने के बाद। हाँ, यानी कि बस कुछ ही देर का वक्त और उसके बाद नामांकन भरने के लिए वो पहुंच जाएंगे। फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है बलराम? बताना चाहूँ, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। लगातार सोशल डिस्टेंस की हम बात करें तो उसको मेंटेन करने के लिए जो कार्यकर्ता है वो आग्रह कर रहे हैं, और मास्क वगैरह, सैनिटाइज वगैरह यहाँ पे बांटे भी गए हैं, और कहीं ना कहीं ज्यादा भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हुई है। और योगेश्वर दत्त अपने चुनिंदा साथियों के साथ और नेताओं के साथ वहाँ पे उपमंडल परिसर में जाकर अपना नामांकन भरने के लिए पहुंचेंगे। ठीक है बलराम, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और अब बात 2019 के चुनाव की करते हैं और आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिरकार 2019 के चुनाव में किसको कितने वोट मिले। श्री कृष्ण हुड्डा की बात करें, 42,779 वोट मिले थे उन्हें। और योगेश्वर दत्त की हम बात करें, बीजेपी से उम्मीदवार थे, 37,530 वोट योगेश्वर दत्त को 2019 के चुनाव में मिले थे। जेजेपी के उम्मीदवार की बात करें, भूपेंद्र मलिक थे, उन्हें 32,419 वोट मिले। और इसके अलावा हम अगर कांग्रेस के प्रत्याशी की बात करें या फिर हम श्री कृष्ण हुड्डा जिन्हें 42,379 वोट मिले थे। ये 2019 के हम आपको वोटिंग बता रहे हैं, किसको कितने वोट मिले। तो आपको बता दें ये 2019 के हैं किसको कितनी वोट मिली। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस से बात करें श्री कृष्ण हुड्डा की, उन्हें 42,379 वोट मिले थे। और उसके बाद हम बात करें योगेश्वर दत्त की, तो उन्हें 37,530 वोट मिले थे। बीजेपी से योगेश्वर दत्त उस वक्त भी प्रत्याशी बनाए गए थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।